बुनियाद यही बनाई कि ये सीज फायर की वायलेशन किया ईरान ने। उसमें यह तय था कि ईरान जो है 60 दिन की मुद्दत में किसी किस्म की रुकावट नहीं पैदा करेगा। इस इकदाम से मंसूर साहब ये नहीं लगता कि ईरान जो है वो बैकफुट पे चला जाए? जो एक चीज़ें मुज़ाकरात और मामलात आगे बढ़ रहे थे वो ईरान के इस इकदाम के बाद ईरान के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, और ख़ासतौर पर उन ममालिक के लिए जो इस मीडिएशन के अमल में भी हैं, दोनों के लिए। जी आपने दुरुस्त फरमाया है, बिल्कुल। ख़ासतौर पे कतर देखिए वो एक एक्सटेंडेड मीडिएशन के तौर पे आपके पास मौजूद है, ओमान एक गुडविल जेस्चर के तौर पे, और सबसे बढ़ के मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पोजीशन बतौर सालिस भी कॉम्प्रोमाइजिंग होगी, और सऊदी अरब के साथ जो उसका डिफेंस पैक्ट है उसकी रोशनी में तो पाकिस्तान और ज़ेरे बार आ गया कि पाकिस्तान अब ईरान के साथ जो सालिसी का फरीज़ा है वो सरअंजाम दे, या यहाँ पे अपना वो माहिदा जो उसने सऊदी अरब के साथ कर रखा है उनके दिफा के हवाले से उसको ऑनर करे। तो मैं समझता हूँ कि ईरान की हुकूमत को अपने ये जो दाखिली तौर पे एक उनको स्ट्रेंथ मिली है उसे अपने अवाम के दलिदर दूर करने के लिए, अपनी पाबंदियों के खात्मे के लिए, अपने जो बैंक अकाउंट बहाल करवाने के लिए, फिर अपना जो रीजनल एजेंडा है उसके हवाले से जो वेस्ट के, मगरब के, इसराइल के कंसर्न है, और सबसे बढ़कर अपना जो न्यूक्स वाला प्रोग्राम है उसको सेटल डाउन करवाने के लिए एक स्ट्रेंथ के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि एक ऐसे मुक्के के तौर पे कि जो बाद में दोबारा उन्हीं के मुंह पर आग लगे। इस वक्त सिचुएशन उन्होंने वो बना दी है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ईरान को चाहिए कि वो फूंक पर कदम रखे। देखिए इसराइल और अमेरिका ने तो इस वक्त एक नेक्सस डेवलप कर लिया ना, आपने जैसे खुद अपने इंट्रो में जिक्र किया कि उनका बाहमी तालमेल दोबारा से शुरू हो गया। खासतौर पे जब ईरान के अंदर जो होने वाले जनाजा था उसमें जब मुक्के लहराए गए और इंतकाम के नारे लगाए गए, तो उसके बाद बस इतना ऑप्टिक्स काफी था। लेकिन आपने देखा कि वहाँ पे जो फौज के सरबराह है पासदार इनकलाब के वादी साहब, उन्होंने एक बुलंद बाग बयान दे दिया कि हम इंतकाम लेंगे। और आपने देखा कि फौरन उस ऐलान के सामने आते ही तुर्की से जब डोनाल्ड ट्रंप साहब वापस गए तो वो अपना नया एयरफोर्स वन इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, उन्होंने पुराना एयरफोर्स वन मंगवाया क्योंकि खदशा था कि कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जाए कि जिसके नतीजे में उनकी जान को खतरा हो। और अगले ही रोज आपने देखा कि नेतन्याहू साहब ने एक भारी भरकम डोजियर जो है इंटेलिजेंस रिपोर्ट पे मुबनी वो तैयार किया और वो व्हाइट हाउस में उनके दरबार में पेश कर दिया, ये बताने के लिए कि इस ईरान ने कैसा मंसूबा तैयार किया था आपके कत्ल का। अब ऐसी सूरत में देखिए उन्होंने तो हाथ दोबारा मिला लिए, अगरचे 3 दिन 4 दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले यही अमेरिका लान तान कर रहा था नेतन्याहू को और उनको बरो भला कह रहा था। अब उनका एतमाद भंग करने के लिए उन्होंने देखे चाहे गलत रिपोर्टें पेश किया, चाहे इस तरीके से ईरान पर हमले के हवाले से गलत रिपोर्टें पेश करके अमेरिका को गुमराह किया। ऐसे में इस वक्त ईरान का जिम्मेदारी मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा है, और उन्हें खासतौर पे जो इस वक्त डिप्लोमेटिक रिकग्निशन मिली है जनाजे के मौके पे लोगों की शिरकत के हवाले से, उन्हें वो इस नौयत के इक़दाम के जरिए बिल्कुल खराब नहीं करने चाहिए। और वक्ती तौर पे 60 दिन बहुत बड़ी मुद्दत नहीं है, अगर 60 दिन के अंदर से ट्रैफिक गुजर जाएगी और पूरे मुकम्मल अपना है से गुजर जाए ईरान। मंसूर साहब जो आपने बात की कि कत्ल के मंसूबे के हवाले से, उसमें हमने ये भी देखा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा किया कि ऐसा मंसूबा बनाया जा रहा है। ऐसे मंसूबे के हवाले से आप समझते हैं कि जो स्पॉयलर्स हैं या इजराइल है वो हो सकता है, या ईरान वाकई इस किस्म का, क्योंकि जो बयान था उस बयान के बाद तो इस मंसूबे का सामने आना तो लग रहा था कि शायद ईरान ही इसमें मुलव्वस है। आप इस जो मंसूबा है या जो दावा है इसको किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए इसराइल ने वो सारा एक लिहाज से इन्वेस्टिगेशन की है। इसराइल की इन्वेस्टिगेशन माजी में भी आपके सामने है। इससे पहले जो होमवर्क किया था उन्होंने हमला करने के लिए जो एक पूरा मवाद तैयार किया था तो वो भी बैकफायर कर गया था। यकीनन ये भी बेबुनियाद है और इसी नौयत के, लेकिन क्योंकि एक मौका ईरान ने फराहम किया है उन्हें इस नौयत की बात करने का, इस नौयत के कवायद इकट्ठे करने का, तो ऐसी सूरत में जाहिर है फिर ईरान को ही फूंक फूंक कर कदम रखना है, क्योंकि स्पॉइलर तो अपनी जगह मौजूद है। अब आप देखिए कि पहले जो ईरान की तरफ से टैंकर्स पर हमले के बाद जो 80 अहदाफ पर निशाना बनाया गया, इस अमेरिका ने उसको एतराफ़ किया कि हमने मारे हैं, हमने निशाना बनाया है, क्योंकि ईरान ने सीज़ फायर माहिदे की या उस मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी की है। जबकि अगले रोज यानी गुज़श्ता रात जो अटैक हुए हैं ईरान के मुख्तलिफ अहदाफ पे, उस पर अमेरिका ने कहा हमने नहीं किए हैं। तो अब ना इसराइल उसकी जिम्मेदारी ले रहा है ना अमेरिका उसकी जिम्मेदारी ले। ऐसे में आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि वहाँ पे वो स्पॉइलर मौजूद है और वो स्पॉइलर इस वक्त किसी मौके की तलाश में है, और जैसे ही उसे मौका मिला तो आपने देखा कि उन्होंने उनके हाथ। अब ऐसे में अगर ईरान उनको जवाब देता है इस मौके पे,
आप सोच सकते हैं कि वो लोग के जो लाखों की तादाद में अपने घरों से अपने महबूब रहनुमा को सफर आखिरत पर रवाना करने आए थे, वो तो अपने घरों को भी नहीं पहुंचे। ऐसे में अगर इसराइल अटैक कर देता है तो क्या उनकी जिंदगी को खतरा लाक नहीं हो सकता है? तो ईरान को कम से कम अपना होमवर्क मुकम्मल करना चाहिए, उसके बाद इस नौयत के जो है अपने पैर फैलाना चाहिए, चादर फैलानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त ईरान का कंसर्न है कि उन्हें अपने बैंक अकाउंट बहाल कराने हैं, असासाजात बहाल कराने हैं, और इसमें ईरान के लिए ज़्यादा जिम्मेदारियां, और अगर ऐसे कोई हमले होते हैं तो नुकसान भी ईरान का वो ज़्यादा होगा रिलेटिवली कहीं अमेरिका के। जो 11 जुलाई के हवाले से मंसूर जाफर साहब, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का तीसरा दौर होना था, कुछ सिक्योरिटी ज़राए 14 जुलाई की भी तारीख दे रहे हैं। क्या मौजूदा सूरत हाल में मुज़ाकरात का कोई अगला दौर पाकिस्तान में चलता देख रहे हैं आप? ने ये खबर ब्रेक की थी 11 जुलाई के हवाले से, क्योंकि इस वक्त ईरान जो है और उनकी पूरी क़यादत मुख्तलिफ ये जो शोक की कैफियत में थी और ख़ासतौर पे जो सफ़र आखिरत की तैयारियों में थी और उसमें मशगूल थी। तो ख्याल ये किया जा रहा था कि शायद 9 या 10 तारीख तक ईरान जो है अपने उन टेक्निकल टीमों के नाम जो है वो पब्लिक कर देगा जो इस्लामाबाद में होने वाले इस मुज़ाकराती अमल में जो है वो शरीक होगी। लेकिन अभी तक जो है बाय द टाइम वी स्पीक ईरान की तरफ से इस किस्म का कोई ऐलान जो है वो सामने नहीं आया। जबकि टेक्निकल नौयत के जो अमेरिकी टीम है ज़ाहिर है वो तो अपने तौर पे उनके मौजूद है, शायद वही रिपीट करें जो माजी में उनके पास मौजूद थी, क्योंकि इस वक्त जिन 3 इश्यूज़ पे बात होनी है वो असासाजात की बहाली है, फिर बैंक अकाउंट्स की बहाली और उसके साथ साथ उनका किसी दर्जे में न्यूक्लियर के मुज़ाकरात जो है, ये टेक्निकल टीमें हैं जिन्होंने यहाँ पे बात करनी है। तो अब कोई हतमी तौर पर जैसे आपने अभी निशानदेही की कि मुमकिन है 14 तारीख के लिए, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है तो इसलिए मुमकिन है कि एक आध दिन डिले कर लिया जाए। लेकिन ये बात तय है कि इस तमाम जो इस वक्त आपको एक कशीदगी की फजा नजर आ रही है, उसके बावजूद मुज़ाकरात का अमल जो है वो तातुल का शिकार नहीं होगा, वो जारी रहेगा, क्योंकि इस वक्त जो 7 दिनों की डेडलाइन है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है और ये बुनियादी तौर पे एक बुनियाद फराहम करेगी उस जामे माहदे को कि जो इस पूरा जो सिनेरियो है, जो 48-47 साल की जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको मेकअप करने में काम आएगा। और उसके बाद ईरान का इस खित्ते के अंदर क्या रोल होगा, उसे हमसाया ममालिक, देखिए ईरान की जोग्राफी तो उसके हक में है ना, ये तो बात तय है, तो वो तो उनसे कोई नहीं छीन सकता। तो ईरान को थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, जहां वो 48 बरस 47 बरस जो है वो अमेरिका के मजालिम और इसराइल के मजालिम जो है सहता चला है और उसके नतीजे में अपने अवाम को भी एक बड़ी मुश्किल से दो चार किया है। तो ऐसे में कुछ दिनों के लिए मजीद सब्र कर लिया जाए और जो बातें सब्र और जिम्मेदारी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त ईरान जो है वो ऐसे पोजीशन में आया है जहाँ पे वो बहुत कुछ गेन कर सकता है और अगर किसी भी किस्म की कोई ऐसा मामला हो तो लूज़ ज़्यादा हो सकता है। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर और माहिर मशरक़ वस्ता